डियर स्टूडेंट्स, बीए इतिहास षष्ठम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा जो षष्ठम सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में विश्व का इतिहास जो हम अध्ययन करेंगे, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम इकाई में हम वियना कांग्रेस का अध्ययन करेंगे और जानना चाहेंगे कि वियना कांग्रेस क्या है और क्यों ये कांग्रेस आयोजित की गई। आपने पिछले सेमेस्टर में अध्ययन किया होगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि किस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट पहले डायरेक्टरी का अंत करके प्रथम काउंसिलर बना और बाद में प्रथम काउंसिलर के रूप में यद्यपि उसने अनेक सुधार कार्य किए और बाद में नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम काउंसिलर से फ्रांस का सम्राट बन गया। अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत नेपोलियन ने इंग्लैंड को पराजित करने का प्रयास किया, परंतु महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा भी वह इंग्लैंड को पराजित नहीं कर सका और इसका परिणाम यह हुआ कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण यूरोप के बड़े देश नेपोलियन के विरुद्ध हो गए। यद्यपि नेपोलियन ने इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप के लगभग सभी बड़े देशों को पराजित किया और एक प्रकार से संपूर्ण यूरोप पर अपना प्रभाव स्थापित किया, परंतु महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के प्रयास में धीरे धीरे उसके मित्र रूस, ऑस्ट्रिया भी धीरे धीरे उसके विरुद्ध होते गए और परिणाम स्वरूप रूस के विरुद्ध जब नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध किया तो उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे नेपोलियन के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का अर्थात पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड का एक गुट बन गया और इस गुट ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि किसी भी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि पहले 1814 ईस्वी में लिपजिंग के युद्ध में, जिसे हम राष्ट्रों का युद्ध भी कहते हैं, उस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ और उसे फ्रांस से निर्वासित करके एल्बा द्वीप भेजा गया। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निरंतर संपर्क में रहा और पुनः नेपोलियन बोनापार्ट ने एक प्रयास किया और वह वहां से उस द्वीप से भागकर पेरिस पहुंचा। पेरिस में पुनः उसका स्वागत हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार फिर 100 दिन का शासन फ्रांस ने किया। यद्यपि मित्र राष्ट्रों को लगा था कि लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन को पराजित करके उन्होंने नेपोलियन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, परंतु जब एल्बा द्वीप से नेपोलियन भाग के आया और पुनः उसने 100 दिन शासन किया तो इस दौरान मित्र राष्ट्रों ने पुनः नेपोलियन के विरुद्ध गुटबंदी की और नेपोलियन को फिर से पूर्णतया पराजित करने हेतु युद्ध किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंततः 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह पराजित हुआ। अब की बार उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के निर्जन द्वीप में भेजा गया, जहां नेपोलियन की मृत्यु हुई। तो इस तरह नेपोलियन को पराजित करके
नेपोलियन द्वारा यूरोप को जो विजय किया गया था और मनमानी तरीके से विभिन्न देशों के शासकों को बदल दिया गया था, यूरोप के मानचित्र में मनमाने तरीके से नेपोलियन ने फेरबदल कर दिया था। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए मित्र राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया। यद्यपि यह सम्मेलन लिपजिंग के युद्ध के पश्चात आरंभ हो गया था, परंतु नेपोलियन के पुनः फ्रांस आने से बीच में यह स्थगित रहा और फिर वाटरलू के युद्ध के पश्चात वियना कांग्रेस ने विधिवत अपना कार्य किया। वियना कांग्रेस, जैसे मैंने कहा, इसलिए आयोजित की गई कि नेपोलियन ने यूरोप के मानचित्र में जो मनमाना फेरबदल कर दिया था, विभिन्न शासक वर्गों को बदल दिया था, अपने सगे संबंधियों को विभिन्न राज्यों का शासक बना दिया था, और ऐसी स्थिति में जो समस्या पैदा हुई थी यूरोप में, शांति की समस्या, तो इन सब समस्याओं पर विचार करने के लिए वियना में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसे हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वियना कांग्रेस के समक्ष जो प्रमुख समस्याएं थी, वे समस्याएं थी कि नेपोलियन की जो उथल पुथल थी उसके बाद यूरोप का पुनर्निर्माण करना, साथ ही साथ यूरोप में शांति व्यवस्था हेतु प्रयास करना, और फ्रांस की शक्ति पर नियंत्रण रखने हेतु कि फ्रांस औरों के लिए एक समस्या न बने, फ्रांस की सीमा पर शक्तिशाली राज्यों की स्थापना करना, और पवित्र रोमन साम्राज्य, जिसे एक प्रकार से नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था, पुनः उसको जीवित करना, और जर्मनी, जिसको कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइट संघ के नाम से एक अलग जर्मन राज्यों का संघ बना दिया था, तो नेपोलियन की जो व्यवस्था जर्मनी में थी उस व्यवस्था को परिवर्तित करके नई व्यवस्था स्थापित करना, वारसा की जो बड़ी ग्रांड डची थी उस डची के संदर्भ में निर्णय करना, और साथ ही साथ नेपोलियन के जो मित्र थे जिन्होंने नेपोलियन का साथ दिया था उनको दंड देना, उनके संदर्भ में निर्णय करना। इटली में भी नेपोलियन ने कई परिवर्तन कर दिए थे, तो उन परिवर्तनों को पुनः 1789 की स्थिति में लाना, या हम कह सकते हैं नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को निरस्त करना। साथ ही साथ डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क ने नेपोलियन का साथ दिया था, उसको दंड देना, और क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने पोप के विरुद्ध भी युद्ध किया और पोप को एक प्रकार से उसके गौरव को जो क्षति पहुंचाई, तो वियना कांग्रेस का एक उद्देश्य यह भी था कि पोप के गौरव को बढ़ाना और प्रतिक्रियावादी कि कहीं भी स्वतंत्रता की मांग न हो, सुधारों की मांग न हो, सुधारों की मांग को दबाना, उसके निरंकुश शासन स्थापित करना, ये भी वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि वियना कांग्रेस ने जो निर्णय लिए वे किन बिंदुओं के आधार पर लिए, या किन सिद्धांतों के अनुसार वियना कांग्रेस ने निर्णय लिए। तो वियना कांग्रेस के निर्णयों के संदर्भ में विद्वानों का कहना है कि वियना कांग्रेस ने 3 प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए, जिनमें पहला सिद्धांत था न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत। यह सिद्धांत एक प्रकार से जो वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधि था तैलरान, ऐसा माना जाता है कि तैलरान ने इस सिद्धांत को वियना कांग्रेस के समक्ष रखा, क्योंकि तैलरान जो है नेपोलियन बोनापार्ट का घोर विरोधी था और नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का वंश फिर से स्थापित हो, या कोई भी नेपोलियन बोनापार्ट का वंशज फ्रांस की गद्दी पर अपना दावा करे। इसलिए तैलरान ने जो न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार यह था कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे पूर्व यूरोप में जिन राज्यों पर भी जिन राजवंशों का शासन था, पुनः उन्हीं का शासन उन राज्यों में स्थापित किया जाए। इसे न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत कहा गया। अर्थात
जो फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी, तो 1789 से पूर्व फ्रांस के किसी भी राज्य में जो राजवंश स्थापित था, पुनः उसी राजवंश की सत्ता उस राज्य में स्थापित करना इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा सिद्धांत था शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यूरोप में एक प्रकार से शक्ति संतुलन स्थापित करना था। यह शक्ति संतुलन एक तरह से फ्रांस की शक्ति को कम करने के लिए इस सिद्धांत की रचना की गई थी, अर्थात कि फ्रांस के चारों ओर ऐसे बड़े राज्यों की स्थापना करना जिससे फ्रांस ज्यादा शक्तिशाली न हो सके तथा अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण न कर सके। इस सिद्धांत के अनुसार हॉलैंड को शक्तिशाली बनाने के लिए बेल्जियम उसके साथ मिला दिया गया। इसी तरह प्रसा को शक्तिशाली करने के लिए उसे कई प्रदेश दिए गए और इस तरह फ्रांस की सीमा पर शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की गई। तीसरा सिद्धांत था पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर जिन शासकों ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ दिया उन्हें दंड देना था और जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का साथ दिया उन्हें पुरस्कृत करना था। तो इस तरह इन तीन सिद्धांतों के आधार पर वियना कांग्रेस ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। थोड़ा चर्चा करेंगे हम कि वियना कांग्रेस में विभिन्न देशों के जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया, वियना कांग्रेस में विभिन्न देशों के जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया उनके बारे में जरा हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वियना कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया था, तो ऑस्ट्रिया का जो सम्राट फ्रांसिस प्रथम था वह इस कांग्रेस का अध्यक्ष था तथा जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख वह इस कांग्रेस का कन्वीनर या हम कह सकते हो संयोजक था। उसी ने मेटरनिख ने ही ये सारी कांग्रेस आयोजित की और एक तरह से इस कांग्रेस पर हम देखें तो पूर्णतया मेटरनिख का प्रभाव छाया रहा। यूरोप के इतिहास में इसीलिए 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिख युग भी कहा जाता है, क्योंकि मेटरनिख की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी वह यूरोप की राजनीति पर हावी रही और इस अवधि में मेटरनिख ही एक तरह से यूरोप पर छाया रहा। रूस का जो प्रतिनिधि था वो रूस का जार था अलेक्जेंडर प्रथम। जार अलेक्जेंडर प्रथम ने जब 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर आक्रमण किया था तो जार अलेक्जेंडर प्रथम ने अपनी रणनीतिक कुशलता से मानी उसने धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए और सारे शहरों को आग लगाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट की सेना को कुछ भी खाने के लिए नहीं छोड़ा, रहने के लिए नहीं छोड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट को रूस के आक्रमण के समय भयंकर ठंड का सामना करना पड़ा, भूख का सामना करना पड़ा और इस तरह चलते चलते ही नेपोलियन बोनापार्ट की सेना थक गई, बीमार हो गई, ठंड से मर गई और इसका परिणाम यह हुआ कि 6 लाख सेना जो है उसमें से मुश्किल से 20,000 सैनिक ही बच पाए। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट की इतनी विशाल सेना को अपनी रणनीतिक कुशलता से समाप्त करने के कारण जार अलेक्जेंडर प्रथम अपने को विजेताओं का भी विजेता कहा करता था। प्रसा के प्रतिनिधि थे हार्डेनबर्ग जो वहां के प्रधानमंत्री थे, लेकिन हार्डेनबर्ग क्योंकि वो कम सुनता था इसलिए उसकी सहायता के लिए हम्बोल्ट उसके साथ था। इंग्लैंड की ओर से इस कांग्रेस में लॉर्ड कैसलरे तथा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के ड्यूक ने भाग लिया, क्योंकि वेलिंगटन के ड्यूक ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ये दोनों इंग्लैंड की तरफ से इस सम्मेलन में प्रतिनिधि थे। फ्रांस की ओर से तेलरा ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तेलरा का मुख्य उद्देश्य फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के वंश को पुनः सत्तारूढ़ करने से रोकना था। इस तरह इस सम्मेलन में इन प्रतिनिधियों ने प्रमुखता से भाग लिया। अब वियना कांग्रेस ने जो निर्णय लिए
उन निर्णयों के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। इस कांग्रेस में फ्रांस को एक तरह से कमजोर किया गया, इसलिए कि जिससे फ्रांस अन्य देशों पर आक्रमण न कर सके। इसलिए फ्रांस से उसके हुए सभी प्रदेश छीन लिए, जिन्हें या तो फ्रांसीसी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्रांतिकारी ने जीता था, या नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध के द्वारा जीता था। हम कह सकते हैं कि फ्रांस की स्थिति, राजनीतिक स्थिति या सामरिक स्थिति या उसकी जो उसका साम्राज्य था, जो फ्रांस की सीमा थी, वह उसी स्थिति में ला दी गई जिस स्थिति में 1789 में थी। हॉलैंड को जो है, क्योंकि हॉलैंड फ्रांस की सीमा पर था, तो हॉलैंड में पुनः ऑरेंज वंश की स्थापना की गई, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व हॉलैंड पर ऑरेंज वंश का शासन था। इसलिए हॉलैंड में ऑरेंज वंश की स्थापना की गई और बेल्जियम का प्रदेश उसको दिया गया, इसलिए कि हॉलैंड एक शक्तिशाली देश बन सके और वह फ्रांस का सामना कर सके। यद्यपि यह निर्णय जो है बिना कांग्रेस का बड़ा त्रुटिपूर्ण रहा और शीघ्र ही बेल्जियम में और हॉलैंड के विरुद्ध क्रांति हो गई, और बाद में हम अध्ययन करेंगे तो बेल्जियम क्या हो गया, हॉलैंड से अलग हो गया। जो प्रसा था, यद्यपि प्रसा जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य था, परंतु एक प्रसा उसमें शक्तिशाली राज्य था, तो प्रसा को सेक्शनी का 2/5 भाग दिया गया। साथ ही साथ स्वीडन से पामरेनिया उसे दिया गया, और जो राइन नदी के किनारे जर्मनी में कुछ प्रदेश थे वो भी प्रसा को दिए गए। इसके अतिरिक्त प्रसा को वेस्टफेलिया, ओसेन, डेनिंग ये प्रदेश भी प्राप्त हुए। यद्यपि प्रसा चाहता था कि फ्रांस से उसको अल्सास और लॉरेन के प्रदेश दिए जाएं, परंतु ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने इसका विरोध किया, इस कारण ये प्रदेश प्रसा को नहीं मिल सके। सार्डिनिया उस समय इटली का सबसे बड़ा राज्य था, एक बड़ा राज्य था, तो सार्डिनिया को भी बिना कांग्रेस ने पीडमांट और सीमा के प्रदेश दिए, और जिनेवा का प्रदेश आपको ज्ञात होना चाहिए, जिनेवा उस समय एक गणतंत्र था, लेकिन जिनेवा को गणतंत्र स्वीकार न करके जिनेवा जो है सार्डिनिया को दिया गया। इस तरह सार्डिनिया को भी फ्रांस की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ऑस्ट्रिया, जो कि जिसने नेपोलियन को पराजित करने में, जिसके चांसलर मेटरनिख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ऑस्ट्रिया को इटली में लोमार्डी, वेनेशिया और इलिरियन के प्रांत प्राप्त हुए। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को रूस से पूर्वी गैलिसिया और बवेरिया से टिरोल का प्रदेश उसको मिला। ऑस्ट्रिया को इससे बड़ा लाभ यह हुआ कि ऑस्ट्रिया, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी और इटली से बाहर कर दिया था, तो वियना कांग्रेस ने जर्मनी और इटली में पुनः ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित कर दिया। साथ ही साथ रूस को वियना कांग्रेस के द्वारा पोसेन तथा थोर्न को छोड़कर वार्सा की संपूर्ण डची मिली। स्वीडन से उसे फिनलैंड दिया गया, और इस तरह रूस को भी इस सम्मेलन में एक प्रकार से काफी बड़ा भाग मिला। स्वीडन को जो है नॉर्वे दिया गया, क्योंकि डेनमार्क से नॉर्वे का प्रदेश छीनकर स्वीडन को दिया गया। इस तरह विभिन्न देशों को बिना कांग्रेस द्वारा विभिन्न क्षेत्र या राज्य प्राप्त हुए। क्योंकि इंग्लैंड अपना औपनिवेशिक विस्तार चाहता था, इसलिए यूरोप में इंग्लैंड ने कोई राज्य नहीं लिया, लेकिन उसने अपने उपनिवेश अवश्य बढ़ाए। इंग्लैंड को उत्तरी सागर में हेलिगोलैंड और माल्टा के द्वीप प्राप्त हुए। आयोनियन द्वीपों की सुरक्षितता उसे मिली। स्पेन से उसे ट्रिनिडाड, फ्रांस से मॉरिशस, टोबैगो तथा सेंट लूसिया, और हॉलैंड से श्रीलंका द्वीप जो है उपनिवेश के रूप में इंग्लैंड को मिले। साथ ही साथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप का प्रदेश भी इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। जैसे मैंने बताया कि इटली में जो व्यवस्था नेपोलियन ने की थी, उसने कुछ राज्यों को संयुक्त करके एक प्रकार से वहां नया संविधान लागू कर दिया था।
परंतु इटली में वियना कांग्रेस ने पुनः पूर्व व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इटली में नेपल्स पर बूरो वंश का अधिकार स्वीकार किया गया। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑस्ट्रिया को लोमार्डी था, वेनेशिया मिला, फिर पार्मा का प्रदेश नेपोलियन की पत्नी मेरी लुइसा को मिला जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और इस तरह इटली पर एक प्रकार से पुनः ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित हो गया। इसी प्रकार जर्मनी को भी पुनः छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मन राइन संघ बनाया था उसको भंग कर दिया गया और पुनः छोटे छोटे राज्यों को स्थापित करके वियना कांग्रेस ने ऑस्ट्रिया को उसका अध्यक्ष बना दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि जर्मनी और इटली पर पुनः ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित हो गया। अगले शीर्षक में हम वियना कांग्रेस की जो वियना कांग्रेस के निर्णय थे उसकी उन निर्णयों की जो कमियां थी उन पर चर्चा करेंगे।